हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुजीत कुमार। काफ़ी दिनों के बाद हम आपसे इंटरेक्ट हो रहे हैं। उसके पीछे कुछ कारण था, कुछ रीज़न था। मैं कभी इस पे चर्चा करूंगा आप लोगों से। और दरअसल मेरा मॉडर्न हिस्ट्री का सीरीज चल रहा है और इस मॉडर्न हिस्ट्री के सीरीज में हमने अभी तक औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल शासकों को पढ़ा। इसके बाद मुगल शासक के बाद जो है यूरोपीय कंपनियों का आगमन पढ़ा। यूरोपीय कंपनियों के आगमन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस प्रकार से अपनी स्टेबिलिटी भारत में की है और अपने आप को मजबूत किया है, इसके बारे में पढ़ा। और ये जानने का हम प्रयास करते हैं, पहला जो टर्म है वो क्या है कि ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और आपके किसी भी एग्जाम में इससे अक्सर क्वेश्चन आते हैं। देखो दोस्तों, थोड़ा लंबा टर्म हो सकता है चीज़ों को समझने में और वीडियो आपका थोड़ा लंबा जा सकता है, लेकिन कंफ्यूजन नहीं होना है। एक ही बार में जाएगा समय। एक बार जब आप नोट कर लीजिएगा फिर आपका टेंशन फ्री हो जाइएगा। वो आपका हैंड नोट होगा। जो भी मैं यहाँ लिखवाता हूँ या पढ़ाता हूँ ये सारा आपके लिए काफ़ी जरूरी है के कंटेंट होते हैं। आप उसको क्या कीजिए कि नोट कर लीजिए। नोट करने से आपको बेनिफिट होगा, है ना, कि आपको फिर 10 जगह घूमने की जरूरत नहीं है। मैं जो भी यहाँ पे आपको कंटेंट प्रोवाइड कराता हूँ 5-6 किताब का समरीज होता है। 5-6 किताबों से हम चीजों को लेते हैं और तब यहाँ पे आके हम आपके सामने में चीजों को डिलीवर करते हैं। खैर, तो हम चलते हैं ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव को जानने का प्रयास करते हैं। क्या है, देखो, सबसे पहले ये जानते हैं कि 17वीं शताब्दी में भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी थी। 17वीं शताब्दी में भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी थी ये हम जानने का प्रयास करते हैं। उसमें भारत विश्व औद्योगिक माल का सबसे बड़ा उत्पादक था। ध्यान रखिएगा, 17वीं शताब्दी में भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता क्या थी कि ये विश्व औद्योगिक माल का, है ना, सबसे बड़ा उत्पादक था। क्लियर है? अब ये सबसे ज्यादा उत्पादक में जैसे जितने भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट हैं उसमें अगर विश्व में सबसे अधिक प्रोडक्शन हो रही थी उस समय में वो भारत में हो रही थी। आप सोचिए, मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूं कि आप ये जानिएगा कि जो सबसे बड़ा औद्योगिक उत्पादक देश ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्थिक नीति का परिणाम ये होता है वो सबसे बड़ा आयातक देश बन जाता है। उत्पादक जो उत्पादक होगा तो एक्सपोर्ट होगा, लेकिन उत्पादन के जगह पर ये आयातक देश बन जाता है और परिणाम भारत आर्थिक गुलामी के साथ साथ राजनीतिक गुलामी का शिकार हो जाता है। इसलिए दूसरा पॉइंट क्या है, उत्तरवर्ती मुगलों द्वारा यूरोपियों को रियासत दिया गया जिसमें घरेलू उद्योग प्रभावित हुए। देखिए, औरंगजेब की मृत्यु के बाद, है ना, जो मुगल शासक आए वो यूरोपीय कंपनियों को रियासत दिया। मैंने आपको बताया था, याद कीजिए, कि फारूखसियर ने कंपनियों को क्या क्या दिया, है ना। ये मेरे वीडियो में जाके आप देख लीजिए। इसके साथ साथ बंगाल, उड़ीसा और बिहार की दीवानी जो मिली उसको, उसका परिणाम क्या हुआ, ये सारी चीजें, इन सभी चीजों ने क्या किया कि घरेलू उद्योग को प्रभावित किया। घरेलू उद्योग प्रभावित होगा तो विश्व औद्योगिक उत्पादन में उसका उत्पादन, विश्व औद्योगिक माल में उसका उत्पादन घटेगा कि बढ़ेगा? स्वाभाविक बात है कि बढ़ेगा, इसमें कोई शक। स्वाभाविक बात है कि मतलब यूरोपीय कंपनी का वर्चस्व बढ़ेगा और भारतीय उत्पादन जो है, औद्योगिक माल का प्रोडक्शन जो है वो डाउन होगा, इसमें कोई डाउट है ही नहीं। खैर, इसके बाद पलासी और बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेजों का बंगाल की समृद्धि पर अधिकार हो गया। आपको मालूम है कि धोखे की नींव से पलासी के युद्ध के संदर्भ में कहा जाता है, पलासी की युद्ध 1757 में हुई, अब बक्सर की युद्ध 1764 में हुई। पलासी के युद्ध के बारे में ये कहा जाता है दोस्तों कि झूठी, मतलब धोखे की नींव पर, है ना, धोखे की ईंट से ब्रिटिश साम्राज्य ने अपनी इमारत की पहली नींव रखी थी। एक बहुत बड़ा हिस्टोरियन है, उन्होंने पलासी की लड़ाई के बाद अपना स्टेटमेंट दिया था। धोखे की ईंट से ब्रिटिश सरकार ने, ब्रिटिश कंपनी ने अपनी इमारत की नींव रखी थी। याद रखिए पलासी की लड़ाई का कंसेप्ट। बक्सर की लड़ाई, इसने क्या किया, देखो, पलासी की लड़ाई का प्रमाण दे दिया बक्सर की लड़ाई, और बक्सर की लड़ाई ने यह तय कर दिया दोस्तों कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का वर्चस्व स्थापित होगा और शासन स्थापित हो गया है। ये इसका प्रमाण था, है ना।
परिणाम क्या हुआ कि भारतीय अर्थव्यवस्था औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था में परिवर्तित हो गई। अब देखिए, मैंने पहले ही बताया आपको, जो औद्योगिक माल का सबसे बड़ा उत्पादक देश था, वो अब क्या हुआ, औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था में परिवर्तित, यानी गुलामी आर्थिक नीति में परिवर्तन हो गया। इसका परिणाम आपके सामने में है, आर्थिक गुलामी की जंजीर में जकड़ गए। बंगाल विजय से पूर्व ब्रिटिश सरकार द्वारा उद्योग संरक्षण के लिए उठाए गए कदम क्या था? बंगाल के विजय के से पहले ब्रिटिश सरकार मतलब इंग्लैंड की सरकार की बात कर रहे हैं हम, उसने अपने वहां की प्रोटेक्शन, अपने वहां के जो इंडस्ट्री है उसके प्रोटेक्शन के लिए क्या क्या कदम उठाए थे, आप उसका अंदाजा लगा सकते हैं। देखिए, 17वीं सदी में यूरोप में भारतीय रंगीन सूती वस्त्रों का या भारतीय रंगीन कलरफुल जो क्लॉथ था उसका काफी डिमांड हुआ करता था दोस्तों। और ये डिमांड इतना था कि आप अंदाजा लगाइए कि वहाँ की मशीनीकृत जो कपड़ा थी और यहाँ का हैंडमेड कपड़ा था, तो हैंडमेड कपड़ा का डिमांड ज्यादा था, कलरफुल था, इसलिए वो अच्छा भी लगता था। लेकिन ब्रिटिश सरकार के, चूंकि आपको मालूम है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट वहां हो रहा है, 1750 ईस्वी के आसपास में ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का काल है और वो अपने देश के मतलब शुरुआत माना जाता है, और अपने देश के इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए भारत से जो इंग्लैंड में सामान जा रहा है, भारतीय वस्तु पर लंबा टैक्स थोपा है उसने, है ना, काफी भारी भरकम कर उस पर लगाया है, शुल्क लगाया है। इसका परिणाम है कि भारतीय वस्तु ब्रिटेन में महंगी हो गई और ब्रिटेन की जो मशीन में जो से बनाई गई वस्तु है, कपड़ा है, वो सस्ता हो गया और इस प्रकार अंग्रेजों ने अपने इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट किया, है ना। आज जब हम ये काम करते हैं तो वही यूरोपियन कंट्री जो है आवाज उठाती है, क्या? फ्री ट्रेड, है ना। उसने एक संस्था बनाई WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, है ना, विश्व व्यापार संगठन के माध्यम से जितने भी लीस्ट डेवलप्ड कंट्री है या फिर डेवलपिंग कंट्री है उस पर ये दबाव बनाया जाता है कि देखिए ट्रेड में बाधा मत रखिए, डेवलपमेंट का आधार है। अब ट्रेड में बाधा, तुम तो यहाँ पर भारतीय वस्तु पे लगा लगा के टैक्स अपना इंडस्ट्री ग्रोथ कर लिए, जब हमारी इंडस्ट्री का टाइम आया तो तुम जो है नए नए कानून बना रहे हो। यही चीज समझना इतिहास हमें सिखाती है। जब तक इतिहास के बेसिक स्ट्रक्चर आपको मालूम नहीं होगा दोस्तों, तब तक आप वर्तमान में फॉरेन पॉलिसी को जज नहीं कर सकते हैं। जितने भी फॉरेन पॉलिसी समझदार लोग हैं, जितने भी फॉरेन पॉलिसी के जानकार लोग हैं, इतिहास खासकर मॉडर्न हिस्ट्री, बेसिकली 1700 ईस्वी के बाद के इतिहास को बिल्कुल समझना जरूरी होगा। तब आप विदेश नीति के साथ जस्टिस कर पाएंगे और उत्तर के साथ जस्टिस कर पाएंगे, उत्तर सही लिख पाएंगे। खैर, बंगाल विजय से पहले ब्रिटिश सरकार ने उद्योग संरक्षण के लिए क्या कदम उठाए उसको देखिए। 1700 ईस्वी में भारत से आयातित वस्तु पर प्रतिबंध लगा दिया गया। भारत से जो वस्तु कच्चा, जो ये सूती वस्त्र जो जा रहा था ब्रिटेन में, उस पर क्या किया उसने? प्रतिबंधित कर दिया, यानी रोक दिया। सूती वस्त्रों पर 15% आयातित कर लगाया। अब बताइए कि अचानक अगर आप 15% आयातित कर लगाइएगा तब आपका स्थिति क्या होगा? इंडस्ट्री, आपका वस्तु तो ब्रिटेन में सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि वहां की मशीनीकृत वस्तु का दाम सस्ता हो जाएगा। और यहाँ 100 रुपया में, एक चीज समझिए कि अगर 100 रुपया दाम है अभी वर्तमान में और 15% अगर टैक्स जोड़ दीजिएगा, इस बार 15% टैक्स जोड़ेंगे तो 115 रुपया हो गया। और 110 रुपया में ब्रिटेन में सामान मिल रहा है, तो क्या जरूरत है कि लोग, कंज्यूमर की विशेषता देखिए, जो जितने भी कंज्यूमर होते हैं उसकी विशेषता है सस्ती वस्तु, है ना, सस्ती वस्तु। कॉम्पिटिटिव कोऑपरेटिव फेडरलिज्म जो सरकार ने एक नारा दिया है, उसका आधार क्या है कि अगर राज्य आपस में कॉम्पिटिटिव माहौल क्रिएट करेगा, इससे क्या होगा? वस्तु सस्ती प्रोडक्ट होगी। सस्ती वस्तु यानी कि कॉम्पिटिटिव माहौल में अधिक से अधिक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होता है, और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर क्या करेगा? कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्शन तैयार करने में मदद करेगा, यानी कि कम, मतलब वस्तु का क्वालिटी बेहतर, लेकिन प्रोडक्शन का जो कॉस्ट है वो सस्ती होगी। जब सस्ती प्रोडक्शन कॉस्ट होगी
तो कंज्यूमर को बेनिफिट मिलेगा, और कंज्यूमर को बेनिफिट मिलेगा तो वह कंज्यूमर उसी प्रोडक्ट को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगी। परिणाम क्या होगा? इंडस्ट्री ग्रोथ करेगा। इसीलिए सरकार ने जो व्यवस्था वर्तमान सरकार ने किया है, कॉम्पिटिटिव कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, मतलब सहयोगिक संघवाद की बात, इसमें मेन आधार उसका इंडस्ट्री ग्रोथ करना है। इस चीज को ध्यान रखिए। सूती वस्त्र पर इसने क्या किया? 15% आयात शुल्क लगा दिया। अब इसके बाद क्या करता है देखिए, भारत पर शासन करने वाले विजेता जो इससे, देखिए एक सवाल आता है दोस्तों कि भारत पर न केवल अंग्रेजों ने, बल्कि अगर देखा जाए तो पहले बार मुस्लिम शासन का मतलब मुस्लिम का आक्रमण होता है भारत में मोहम्मद बिन कासिम 1715 ईस्वी में। कभी कभी 13 मिलेगा आपको, तो इनमें कंफ्यूजन नहीं होना है। तो उसके बाद ये सवाल आता है कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना विदेशी संस्थाओं के द्वारा यानी विदेशी लोगों के द्वारा किया गया, मुगल सल्तनत की स्थापना भी उसी प्रकार से की गई। तो फिर अंग्रेज जो है इस बात को जस्टिफाई करते हैं कि भाई देखिए आपके यहाँ से तो विदेशों से शासन करने वालों की एक तांता रही है, लाइन रहा है, अगर मैं कर लिया तो कौन जुल्म हो गया, ये उनका अपना सिनेरियो है। तो ये सवाल हम आपको यहीं पर क्लियर कर देते हैं कि भारत पर शासन करने वाले पूर्व विजेताओं और अंग्रेजों में अंतर क्या है। इस बात को पहले आप समझिए। मैं यहाँ पर प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों के कॉन्सेप्ट को साथ में लेके चल रहा हूँ। ज्यादातर फैक्ट जो है हम दे रहे हैं, चूंकि और कॉन्सेप्ट भी दे रहे हैं, क्योंकि पीटी में कॉन्सेप्चुअल प्रश्न भी आते हैं, तो उसको डील करने के लिए देखिए भारत में अंग्रेजों से पहले की विजेता की विशेषता क्या थी। अंग्रेज से पहले जो मुगल आए या दिल्ली सल्तनत में जितने भी शासक गुलाम वंश बने, खिलजी वंश बने, तुगलक वंश बने, जितने भी लोग आए हैं उनकी विशेषता ये है, या फिर उससे पहले भी और आप चलिए ईस्वी पूर्व की बात करिए, बीसी की बात, बिफोर क्राइस्ट की बात करते हैं, तो बिफोर क्राइस्ट में भी यही कंडीशन हुआ कि अगर उस समय में हुन, शक, कुषाण अगर आए हैं विदेश से, यूनानी शासक थे, वो आके भारत में कल्चर को एडॉप्ट कर लिया, भारत की रहन सहन में अपने आप को ढाल लिया। इस्लामिक जितने भी लोग आए हैं भारत में, उन्होंने क्या किया, भारत की जीवन शैली के साथ आके मैच कर लिया, अपने आप को एडजस्ट कर लिया, यहाँ की कल्चर के साथ अपने आप को एडजस्ट किया, कुछ यहाँ का अपनाया, कुछ यहाँ दिया, है ना, ये इसकी विशेषता है। यही चीज मैंने यहाँ दो फैक्ट दिए हैं आपको कि धीरे धीरे भारतीय जीवन का ये अंग बन गए, यहाँ की कल्चर के साथ वो घुल मिल गए। दूसरा, अर्थव्यवस्था में जो भी बदलाव आया उसका लाभ भारतीयों को ही मिला। देखिए इससे पहले मुगल सल्तनत में या फिर मुगल काल में या फिर सल्तनत काल में या इंडो यूनानी जो शासक भारत में आए, वो लोग क्या किए, भारत में आए तो भारत में जो भी आर्थिक डेवलपमेंट किया उससे भारतीय लोगों को बेनिफिट हुआ, है ना। भारत में जो भी परिवर्तन कल्चरल हुआ उससे क्या हुआ, एक नया कल्चर डेवलप हुआ, ठीक है। इसी के साथ साथ जीवन स्तर में जो बदलाव आया, कल्चरल जो भी चेंजेस आया, कुछ भारतीयों से उन्होंने सीखा, कुछ भारतीयों को उन्होंने दिया, और दोनों के मिलने से एक नया कल्चर डेवलप हुआ, है ना। चाहे वो हेरिटेज के मामले में आए, बड़े बड़े इमारतों के बनने की बात आए, रहन सहन की बात आए, ये सारी चीजें, पहनावा ओढ़ावा की बात आए, सब में दोनों में क्या हुआ कि समानता नजर आने लगी, एक कंपोजिट कल्चर डेवलप हुआ। बट अंग्रेजों के आने का बेनिफिट क्या हुआ या नुकसान क्या हुआ, उसको देखिए आप। अंग्रेज जब आए तो उसमें अंतर क्या नजर आता है इनमें और इसमें, कि अंग्रेज भारतीय जीवन का अंग कभी नहीं बन पाए। देखिए उपनिवेशवाद की विशेषता है उसकी आर्थिक, उसका उपनिवेशवाद का मूल जड़ आर्थिक शोषण में है, लेकिन राजनीतिक सत्ता के माध्यम से वो आर्थिक शोषण करता है, ये बात को ध्यान रखिएगा। तो अंग्रेज जो है वो विदेशी थे और उसका मूल आधार ब्रिटेन था, तो वो जो भी काम किए ब्रिटेन के हित में किए, है ना। भारतीय कल्चर को एडॉप्ट नहीं किया गया, बल्कि भारतीयों पर विदेशी कल्चर को थोपा गया। इसलिए कहा जाता है कि अंग्रेज ने भारतीय जीवन का अंग कभी नहीं बना पाया अपने आप, और भारतीय कल्चर को वो दीनहीन मानता चला गया। मैं आगे धीरे धीरे बताऊंगा आपको। दूसरा, भारतीय अर्थव्यवस्था को ब्रिटिश औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था में परिवर्तन कर दिया। मैंने अभी इससे पिछले स्लाइड में बताया है आपको। अब देखिए कि विश्व की 17वीं शताब्दी में विश्व औद्योगिक माल का सबसे बड़ा उत्पादक जो देश था हमारा, और वो आज क्या बन गया, औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था में परिवर्तन हो गया। औपनिवेशवाद का मैंने अभी बताया, उपनिवेशवाद का मूल आधार होता है आर्थिक शोषण करना, ध्यान रखिएगा।
तो जो अर्थव्यवस्था ग्लोबल लेवल पे सबसे ज्यादा प्रोडक्ट तैयार कर रहा था, वो आज क्या हो गया, गुलाम की अर्थव्यवस्था में परिवर्तित हो गया, औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था में परिवर्तित हो गया। उद्देश्य क्या था, इस औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था में परिवर्तित करने का उद्देश्य क्या था दोस्तों? उद्देश्य देखो, ब्रिटिश उद्योगों के लिए कच्चा माल प्राप्त करना और अपने उत्पादों को भारतीय बाजार में ऊंचे कीमत पर बेचना। मैंने पहले बताया है आपको कि 1750 ईस्वी का जो दशक है, 1750 का जो समय है, वो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का है। कहां? ब्रिटेन में। औद्योगिक क्रांति का काल है। औद्योगिक क्रांति के लिए मेन जो कॉन्सेप्ट होता है, उसके लिए उसको चाहिए क्या? रॉ मटेरियल। आपको पता है 1780 के दशक में अमेरिका में अमेरिकी क्रांति हो चुकी है, फ्रांस क्रांति की आग में धधक रहा है। इसके लिए रॉ मटेरियल की जरूरत है। रॉ मटेरियल अमेरिका से आ नहीं सकता है, क्योंकि क्रांति है। अमेरिका पे भी ब्रिटेन ने शासन किया है, तो ब्रिटेन से आजाद हो रहा है अमेरिका। रॉ मटेरियल के लिए आधार क्या चाहिए? भारत से बेहतर डेस्टिनेशन उसको हो नहीं सकता था। भारत में जितने भी कच्चे माल के थे उनके, विशेषकर कॉटन, सारे के सारे सामान उन्होंने ले गया यहाँ से, और वहां पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में रॉ मटेरियल के रूप में यूज किया, और वो सारे के सारे वस्तु फिर भारत में ही फिनिश गुड्स जो है, तैयार माल ला के भारत में एक बाजार के रूप में इस्तेमाल किया। याद करो, यहाँ के रॉ मटेरियल कहाँ गया? ब्रिटेन में गया, है ना। और ब्रिटेन का फिनिश गुड्स कहाँ आया? भारत में आया। सोचिए, हमारा ही रॉ मटेरियल ले जाकर वो फिनिश करके फिर हमारे ही देश में बेच रहे हैं, यानी हमको कमाने से रोक रहा है और हमारी कमाई को भी वो ले रहा है। आज जो चाइना ग्रोथ किया है, आपको एक स्टडी में बताता हूं, आप लोग गौर कीजिएगा। चाइना में एक शहर है हुआसी, कभी आप लोग नेट पे जाइएगा, सर्च कीजिएगा। हुआसी जो सिटी है, वो दुनिया का सबसे समृद्ध गांव माना जाता है। कारण है, हमारे आपके जैसे युवा 20-25 साल का लड़का 1950 के दशक में इंडस्ट्री के लिए उसने अपना एक कॉन्सेप्ट डेवलप किया। उन्होंने देखा कि महिला जो है ना भारत में, जैसे भारत में महिला है, कभी आप भी देखोगे शाम में, अभी इस समय का जो समय है 3 बजे 4 बजे के आसपास में, हर पंचायती करती रहती है लोग बैठ के। शहर में देखोगे तो छोटे छोटे पार्क जो कॉलोनी के बीच में बनाए गए हैं, उस पार्क में बैठ के समय एक्सपेंड करना। गांव में देखोगे तो ऐसे बैठ के समय, उस युवा के दिमाग में आया कि इस महिलाओं का, ये जो महिला है जो अपना समय बर्बाद कर रही है 4 घंटा 5 घंटा घर के कार्य संपन्न करने के बाद, इनका इस्तेमाल हम कैसे करें। उन्होंने क्या किया कि एक कॉन्सेप्ट डेवलप किया कि जितने भी स्कूल था, सभी स्कूल के यूनिफॉर्म ड्रेस को सीने का कॉन्ट्रैक्ट लेना शुरू किया। पहले 1-2 स्कूलों का लिया, 5 मशीन सिलाई मशीन खरीदा, इसके बाद 10 सिलाई मशीन खरीदा, सबको, महिलाओं को जो सिलाई मशीन सबको सिखाया भी और सिलवाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे डिमांड उसका बढ़ता चला गया, तो पूरे जिला लेवल पे काम करने लगा, फिर राज्य लेवल पे काम करने लगा। और तब क्या किया उसने कि जितने भी कपड़े लगते थे उसमें ड्रेस सिलने में, वो कपड़ा का डायरेक्ट फैक्ट्री से कनेक्ट कर लिया। और एक समय ऐसा आया कि खुद फैक्ट्री बैठा लिया कपड़ा का, और सरकार ने भी, चाइनीज सरकार ने भी उसको मदद किया, और तब जाके वहां पे इंडस्ट्री ग्रोथ कर दिया। आपको मालूम, माओ सेतुंग के समय में इंडस्ट्री का जो डेवलपमेंट है चाइना में, आप देखिएगा गजब का मॉडल स्थापित किया है। जितने भी लोहे, आज देखो आयरन जो है, छड़ जो है हमारा, वो चाइना से डंपिंग करता है। चाइना हमारे देश में सस्ते दाम में, और हमारी इंडस्ट्री को डिमोरलाइज करने का प्रयास करता है। कभी सोचे हो कि चाइना में कितना डेवलपमेंट जो हुआ है ये इंडस्ट्री का, उसका रीजन क्या है? एक समय में इस्पात भट्टी बनाने के लिए चाइनीज सरकार ने लोगों को प्रमोट किया था वहां पे चाइना में, और जितने भी लोग थे अपने घर के पीछे, है ना, घर के पीछे जगह खाली था, उसमें भट्टी बना लिए, इस्पात भट्टी। और धीरे धीरे उसको मार्केट में ले जाना शुरू कर दिया। जब देखा कि डिमांड बढ़ रहा है तो एक्सपोर्ट बढ़ाने लगा सरकार। एक्सपोर्ट जैसे बढ़ने लगा, तब सरकार ने क्या किया, उसको एक इंडस्ट्री का रूप दिया, उसको प्रमोट करके, जो फॉर्म अच्छा प्रमोट विकास कर रही थी, उसको सरकार ने इंसेंटिव दिया, और धीरे धीरे इस प्रकार से वहां पे इंडस्ट्री डेवलप हो गया। भारत में
ये कंडीशन नहीं हो पाया। इसलिए चाइना इवन हमसे साल भर बाद आजाद हुआ, लेकिन चाइना आज हमसे बहुत गुना आगे है। कभी इस बात को सोचना पड़ेगा हमको। यहाँ पे अंग्रेजों ने यही काम हमारे साथ किया, हमारे ही रॉ मटेरियल से बनाकर सामान हमारे ही देश में बेच रहा है। आर्थिक रूप का दोहन, इसको कहा गया ड्रेन ऑफ वेल्थ का कॉन्सेप्ट दादा भाई नौरोजी ने, धन के बहिर्गमन का सिद्धांत। मैं इसका अगला टॉपिक वही होगा जो मैं पढ़ाऊंगा आपको, है ना। ये काम किया, तो बताइए अंग्रेज भारत का हो पाए? बिल्कुल नहीं हो पाए। लेकिन अभी जो इससे पहले जो विजेता आए हैं, चाहे वो मुगल हो, चाहे दिल्ली सल्तनत हो या इंडो यूनानी हो, जितने भी लोग आए हैं, जो भी काम किए हैं, भारत के लोगों के साथ मिलकर किया है। भारत में रच बस गए हैं, भारत की संस्कृति में रच बस गए हैं। इसलिए भारत पर शासन करने वाले पूर्व विजेता अंग्रेजों के बीच में अंतर आपको स्पष्ट नजर आनी चाहिए यहाँ पर दोस्तों, ठीक है। इसके बाद हम आप चलते हैं आगे। अगला जो स्लाइड है आपका, देखिए, साम्राज्यवाद से पहले की अवस्था को उपनिवेशवाद की संज्ञा दी जाती है। मैंने पहले ही शब्द में कहा आपको, उपनिवेशवाद का मूल आधार आर्थिक शोषण है। जब आपका किसी भी व्यक्ति को अपना अधीन बनाने का पहला फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले उसके पास पैसा है तो उसको गरीब बनाओ, है ना। बड़ा बड़ा स्टेट जो है, आपने अपने दादा परदादा या नाना से सुना होगा कि पहले स्टेट हुआ करती थी, जमींदार लोग हुआ करते थे। धीरे धीरे उनकी जमींदारी चली गई। मुगलिया सल्तनत एक समय में, आज भी देखो कुछ लोग हैं जो मुगल का पूर्वज अपने आप को घोषित करता है, वो जबरदस्ती का मुगल बना बैठा है, उसको क्या करोगे। तो सबसे पहले अगर किसी को अपने गुलाम बनाना है तो उसकी जो आर्थिक संपन्नता है, पहले उससे उसको बर्बाद करो। अंग्रेजों ने अपनी आर्थिक नीति या ट्रेड की पॉलिसी के द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था को डिमोरलाइज किया, और परिणाम क्या हुआ कि उस पर जब भारतीय अर्थव्यवस्था डिमोरलाइज हो गया और हम आपस में लड़ने लगे, है ना, हैदराबाद, मैसूर, कर्नाटक, बंगाल, उड़ीसा, ये सारे राज्य, या फिर राजपूताना राज्य, या फिर आप देखेंगे छोटे छोटे जो दक्षिण भारत के भी राज्य हैं, सब आपस में लड़ने लगे। उसका परिणाम ये हुआ मित्रों कि अंग्रेजों ने इसका लाभ उठाकर, जो यूरोपियन कंपनी भारत में व्यापार के मकसद से आया था, उसने राजनीतिक लाभ उठा के सत्ता स्थापित करने के लिए संघर्ष करना शुरू कर दिया, और यही काम यहाँ पे देखा। इसकी बात इंडिया टुडे पुस्तक है, जिसके राइटर रजनी पामदत्त है। यही इंडिया टुडे जो वर्तमान का आज तक चैनल देखते हो ना आप, ये इंडिया टुडे ग्रुप का है, उसका इंग्लिश वर्जन इंडिया टुडे है। इंडिया टुडे एक किताब है, किताब का राइटर रजनी पामदत्त थी, काफी बेहतरीन राइटर माना जाता है। उन्होंने अंग्रेजी शासन को 3 भागों में बांटा है दोस्तों। मैं ये बात बता रहा हूं, मेंस जो लिखने वाले हैं बीपीएससी का या फिर यूपीएससी का, वो इन चीजों को बहुत बेहतरीन तरीके से समझिए। पहला क्या इन्होंने दिया है? वाणिज्यिक पूंजीवाद का काल दिया है। क्या है? वाणिज्यिक पूंजीवाद का समय दिया है। टाइम टेन्योर क्या है? 1757 से 1813। आपको ध्यान रखिएगा, जो भी मैं समय बताऊंगा, टाइम टेन्योर बताऊंगा, ये मील का पत्थर साबित हुआ है भारतीय आधुनिक इतिहास में। 1757 पलासी की लड़ाई है, और ये पलासी की लड़ाई के बाद बक्सर की लड़ाई 1764 में होती है, और ये बात तय हो जाता है कि भारत में ब्रिटिश शासन का अस्तित्व मजबूत होता जा रहा है। ठीक है, अब आपको समझ में आना चाहिए 1813 मैंने क्यों दिया है। 1813 इसलिए दिया है दोस्तों कि 1813 वह समय है जो चार्टर एक्ट 1813 का आता है। ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा भारत में या ईस्ट देशों के साथ, यानी पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने की अनुमति अन्य कंपनियों को भी दिया गया इस एक्ट के द्वारा, और चीन और चाय के व्यापार के अलावा एकाधिकार समाप्त कर दिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी का। ये क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में पूछता है, इसलिए ये टर्म ही ऐसा है, बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। इसके बाद ही भारत में बहुत बड़ा परिवर्तन होता है और ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को धीरे धीरे सरकार जो है अपने कब्जे में लेना शुरू कर देती है। उसी में आप पढ़ेंगे भारत में संवैधानिक विकास का चरण, मैं आगे बताऊंगा धीरे धीरे। देखिए, दूसरा है औद्योगिक पूंजीवाद का चरण। औद्योगिक पूंजीवाद इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म का चरण है। देखो, 1813 से लेकर 1857 के बीच का समय है। मैंने फिर कहा 1813 का समय वही है जो मैंने अभी बताया है। 1813 के चार्टर के द्वारा चीन चाय व्यापार के अलावा सारे एकाधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी का समाप्त कर दिया, और ईस्ट इंडिया
कंपनी के अलावा अन्य जितने भी कंपनी है वो पूर्वी देशों, भारत और पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने की ब्रिटिश पार्लियामेंट ने अनुमति दे दी। इसके अलावा दोस्तों ये वो समय है जब भारत में आप देखिएगा, मैं आगे चलूंगा जब इसकी सांस्कृतिक पुनर्जागरण का समय बताऊंगा उसमें, कि ये वो समय है 1813 के बाद जब भारत में सांस्कृतिक विकास के नाम पर अपनी कल्चर को थोपा जाएगा अंग्रेजों के द्वारा, है ना। और 1857 वो समय है, 1857 वो समय है, आपको जानते हैं कि वो सिपाही विद्रोह। इन सारे कारनामों के खिलाफ अगर पहली आवाज उठेगी तो वो 1857 में सिपाही विद्रोह के द्वारा उठेगा। ठीक है, उद्देश्य क्या था वो भी हम देखेंगे। इसके बाद वित्तीय पूंजीवाद का चरण आता है। दोस्तों आपको मालूम है कि यूरोप में एक ऐसा वर्ग विकसित हो रहा था जो पूंजीवाद के खिलाफ था। उसमें मार्क्स का नाम आपने बहुत बेहतरीन तरीके से जाना होगा, है ना। पूंजीवाद के खिलाफ, क्योंकि आपको मालूम है कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो है यूरोप में, विशेषकर ब्रिटेन ने ऐसे थोड़ी किया है, अपने ही लोगों के खून पसीने पर उन्होंने इंडस्ट्री डेवलप किया है। बच्चों से 14-14 घंटा काम करवाया गया, प्रेग्नेंट महिलाओं से 10-10, 12-12 घंटे काम करवाया गया, पुरुषों से 17-17 घंटा, 16-16 घंटा काम करवाया गया। बताइए इंसान था या जानवर था? गधों की तरह उससे काम करवाया गया, और तब वो ह्यूमन राइट सिखाते हैं आज हम। आप अंदाजा कीजिए कि जो व्यक्ति अपने ही नागरिक का इतना लंबा शोषण किया हो और वो आदमी वुमेन राइट और ह्यूमन राइट हमें सिखाता है, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है दोस्तों, है ना। तो इसलिए जब उनको इंडस्ट्रियल ग्रोथ से पैसा हाथ में आ गया और उनको मार्क्स और एंजल की पुस्तक, बहुत फेमस पुस्तक है, आपके एग्जाम में भी पूछता है, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। इसका जब किताब अंग्रेजी वर्जन जब पब्लिश हुआ यूरोप में, तो वहां पे मजदूर वर्ग का गुट बनने लगा, संगठन बनने लगा, और मार्क्स ने नारा दिया कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हारे पास पाने के लिए सारा जहां है, खोने के लिए कुछ नहीं है। परिणाम क्या हुआ दोस्तों? परिणाम यही हुआ कि जितने भी कैपिटलिस्ट हैं कहां के? ब्रिटेन के, उन्होंने अपना एक ऐसा सेफ डेस्टिनेशन खोजना शुरू किया जहां पे उसका पैसा मजबूत रहे, सेफ रहे, और वो भारत को चुना। भारत में रेलवे में डेवलपमेंट किया, भारत की वित्तीय संस्थाओं में डेवलपमेंट किया। भारत में उस समय में आप देखिएगा 1858 के बाद, है ना, भारत में बैंकिंग सेक्टर का विकास होगा, रेलवे का विकास होगा, है ना। ये सारी चीजें डेवलप होना शुरू हो जाएगा। उसका मेन आधार यही था। अब हम देखते हैं वाणिज्यिक पूंजीवाद में क्या था। वाणिज्यिक पूंजीवाद का एकमात्र उद्देश्य था व्यापार के माध्यम से धन लूटना। मैं लूटना शब्द इसलिए एकत्रित करता हूं क्योंकि आप किसी को मजबूर करके व्यापार करते हैं तो वो लूटना ही कहलाएगा, है ना। ब्रिटिश औद्योगिकरण को बढ़ावा देना, ये वाणिज्यिक पूंजीवाद का मेन उद्देश्य था। इसके बाद औद्योगिक पूंजीवाद का उद्देश्य क्या था? भारत को ब्रिटेन के एक अधीनस्थ बाजार के रूप में विकसित करना ताकि आसानी से शोषण किया जा सके। मैंने साफ कहा है कि अपने वस्तु को भारत में बेचने के लिए उसने भारतीय माल पर ब्रिटेन में 15% टैक्स लगाया, भारतीय वस्तु को वहां पर बैन किया, और इंडस्ट्री जो डेवलपमेंट हुई थी ब्रिटेन में, वहां के जो प्रोडक्ट था उस प्रोडक्ट को भारत में बेचने के लिए तरह तरह के पैंतरे अपनाए गए। उसका उद्देश्य क्या था? अधीनस्थ बाजार के रूप में, है ना, ऐसा बाजार जो ब्रिटिश के अधीन हो, डेवलप करना। इसके बाद ब्रिटेन के लिए कच्चा माल का निर्यातक देश बनाना। मैंने अभी जस्ट कहा है ये ऐसा समय है दोस्तों, इसमें रेलवे का विकास हुआ है। रेलवे का विकास इसलिए किया गया कि भारत में सुदूर इलाके से रॉ मटेरियल को लाके और कोस्टल इलाके तक जो रेलवे का विकास हुआ है वो अंदर से सुदूर इलाके से कोस्टल इलाके को जोड़ा गया, यानी कि तटवर्ती क्षेत्र को। उद्देश्य क्या था? सुदूर इलाके के रॉ मटेरियल को लाकर समुद्री इलाके में लाना और वहां से शिप के माध्यम से ब्रिटेन में रॉ मटेरियल को भेजना। अंग्रेजों का उद्देश्य यही था। यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा कि विभिन्न प्रकार से डलहौजी ने आधुनिक भारत की नींव रखी, है ना। और ये बात में क्वेश्चन ऐसा है जो बच्चे गच खा जाते हैं। क्वेश्चन इसलिए है महत्वपूर्ण हो जाता है कि उसने रेलवे का विकास किया,
है ना। उसने अभी डाक अधिनियम में परिवर्तन आया है, मैं इस पे भी एक कंटेंट लेके आऊंगा, क्या रीजन है। सीआरपीसी आईपीसी की धाराओं में परिवर्तन, एक तरह से पूरी तरह कानून खत्म किया गया है। ये कैसा क्यों किया गया है? अंग्रेजी हुकूमत के समय बनाई गई सीआरपीसी, दुर्भाग्य है कि आजादी के 75 वर्ष बाद भी हमारे देश में चल रहा है। हम आजाद भारत में रह रहे हैं, गुलामी के जंजीरों के आधार पर बनाई गई जो सरकार कानून थी, उस कानून को हम आज आजाद भारत में कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं? उसमें बहुत सारा इंटेंशन का मामला आ जाता है। ठीक है दोस्तों, तो मैं चलूंगा उस पे। इसमें देखिए उद्देश्य क्या था। वित्तीय पूंजीवाद का मैंने अभी बहुत क्लियर बोला है कि अपनी पूंजी का संरक्षण करना, क्योंकि मार्क्स और एंजल की पुस्तक द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन हो चुका था। अब मजदूर शक्तिशाली हो चुके थे, मजदूर अपने अधिकार के लिए लड़ रहे थे, और लड़ ही नहीं रहे थे, उनको ये डर होने लगा था पूंजीपतियों को, कहीं हमारे देश, हमारे घर पे, हमारे फैक्ट्रियों पे धावा बोल के हमारी संपत्ति को जब्त न कर ले। 80 के दशक में दोस्तों फिल्मों जो देखे हुईगा, जो 80 के दशक में फिल्म बनता है ट्रेड यूनियन से संबंधित, खूब टर्म होगा उसमें, है ना। कूली फिल्म बना था एक, देखे होइएगा, कूली, अमिताभ बच्चन का। उसी फिल्म में उनको धोखा से पेट में चोट लग गया था, जो सर्जरी हुआ था, काफी मामला हाईलाइटेड है, देखिएगा। तो कूली फिल्म बना था, क्या था ये? मजदूर संगठन से रिलेटेड। 80-90 के दशक में, 70-80 के दशक में जितने भी फिल्में बनी हैं, उस सब में आधार वही है, आप गौर करके देखिएगा। खैर, ये हमने बताया आपको इंडिया टुडे में रजनी पामदत्त ने जो ब्रिटिश उपनिवेश है उसको 3 भागों में बांटा है, और ये मेंस के पर्सपेक्टिव से भी बहुत महत्वपूर्ण है, और पीटी में कॉन्सेप्ट के पर्सपेक्टिव से भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। देखिए, वाणिज्यिक पूंजीवाद का चरण आता है। दोस्तों, वाणिज्यिक पूंजीवाद के चरण में हम पहली चरण लिखते हैं वाणिज्यिक पूंजीवाद। उसमें क्या है? कृषि पर प्रभाव है। कृषि पर प्रभाव का आधार क्या होता है, देखिएगा। देखिए, पलासी की लड़ाई के बाद, बंगाल की दीवानी प्राप्त करने के बाद अंग्रेजों ने क्या किया? कंपनी के एक गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स ने बंगाल में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया, है ना। फार्मिंग सिस्टम को लागू किया। क्या किया? फार्मिंग के वारेन हेस्टिंग्स ने बंगाल में क्या किया है? द्वैध शासन समाप्त कर फार्मिंग सिस्टम को लागू किया। फार्मिंग सिस्टम को इजारेदारी की व्यवस्था भी कहा जाता है ना। फार्मिंग सिस्टम को क्या कहा जाता है? इजारेदारी व्यवस्था। इजारेदारी व्यवस्था, इजारेदारी व्यवस्था को लागू किया। इसमें क्या होता था कि अधिक बोली लगाने वाले को, है ना, राजस्व की जिम्मेदारी दिया जाता था, है ना। अधिक बोली लगाने वाले को राजस्व की जिम्मेदारी दी गई। क्लियर है? ये फार्मिंग सिस्टम का आधार था। क्लियर है? अब देखते हैं दोस्तों कि क्लाइव के समय ही, रॉबर्ट क्लाइव के समय क्या हुआ? भू राजस्व का वार्षिक बंदोबस्त, जिसे हेस्टिंग्स ने पंचवर्षीय बनाया। क्या है? रॉबर्ट क्लाइव के समय में भू राजस्व का वार्षिक बंदोबस्त, यानी प्रत्येक साल उसका भूमि में कितना रेवेन्यू कलेक्ट होगा ये तय होता था परसेंटेज, लेकिन हेस्टिंग्स ने उसको पंचवर्षीय बना दिया, है ना। और कॉर्नवालिस के समय में 10 साला पद्धति, कॉर्नवालिस के समय में, देखिए, कॉर्नवालिस के समय में 10 साला पद्धति आया है। क्या आया? 10 साला।
10 साला का मतलब नहीं समझना कि 10 गो साला, है ना। 10 साला का मतलब होता है 10 वर्षीय, है ना। 10 वर्ष पर ये कॉन्सेप्ट डेवलप होने लगा। अब धीरे धीरे क्या हो गया, 1793 में स्थायी बंदोबस्त में परिवर्तन हो गया। क्या हो गया, 1793 में स्थायी बंदोबस्त। सत्रह सौ तिरानवे में स्थायी बंदोबस्त, यानी इसको इस्तमरारी बंदोबस्त भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इस्तमरारी, इस्तमरारी बंदोबस्त भी बोलते हैं। ये व्यवस्था को डेवलप किया गया, है ना। ये सब कॉर्नवालिस के समय में देखने को मिल जाता है आपको। देखिए, अब हम स्थायी बंदोबस्त के संदर्भ में फैक्चुअल चीज के बारे में हम बताते हैं। देखिए, इस स्थायी बंदोबस्त का जो प्रावधान है, इस स्थायी बंदोबस्त का प्रावधान है जिसको आप इस्तमरारी व्यवस्था भी कहते हैं। इसका प्रावधान सबसे पहली बार 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में किया गया। फिट्स इंडिया एक्ट 1784 में ये प्रावधान, इसका आधार उसमें दिया गया था। इसके बाद चूंकि प्रबंध करने की सलाह दी गई थी, तब कॉर्नवालिस के समय में, है ना, इसे लागू किया गया। कहा गया 1786 में पहली बार इसको, 1786 में, है ना, कॉर्नवालिस के समय में, कॉर्नवालिस के समय में इसको लागू किया गया, है ना। इसके बाद दोस्तों, जमींदारों को भू का स्वामी माना गया। इसमें कॉन्सेप्ट क्या क्या था हम बता देते हैं। इसको लागू बेसिकली 1793 से किया गया, है ना। ये क्या था, पंचवर्षीय था। बाद में इसको क्या किया गया, 10 वर्षीय। कॉर्नवालिस के समय में इसको क्या किया गया, 10 वर्षीय। यानी कि जो स्थायी बंदोबस्त है 1793 में लाया गया, और ये पिट्स इंडिया एक्ट में इसकी अवधारणा दी गई थी। पंचवर्षीय आधार 1786 से कॉर्नवालिस के ने लागू किया, जिसको बाद में 10 वर्षीय कर दिया, जिसको 10 साला पद्धति या 10 साला पद्धति कहते हैं। ठीक है, इसमें आधार क्या दिया गया, ध्यान रखिएगा। जमींदारों को भू का स्वामी बनाया गया, जमींदारों को भूस्वामी बनाया गया। इसके बाद कुल वसूली का इसमें आधार दिया गया। क्या, देखिए कि कुल वसूली का, कुल वसूली का 10/11 हिस्सा, 10/11 हिस्सा कंपनी को, है ना, और 1/11वां हिस्सा जो है वो किसको मिलेगा, जमींदार को। ये ध्यान रखिएगा आपके ऑब्जेक्टिव के लिहाज से। कुल वसूली का 10/11 हिस्सा कंपनी को मिलेगा, और 1/11 हिस्सा जमींदार को क्या, वसूली करने का मेहनताना। ये ध्यान रखिए। इसके बाद इसको लागू कहां किया गया है, लागू कहां कहां किया गया है, ये आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न का आधार बनता है। तो लागू किया गया है सबसे पहले आपको बंगाल, बिहार, अभी भी देखते हो जमींदारी वाला व्यवस्था यहाँ पर अक्सर दिखता है, उड़ीसा, वाराणसी, यूपी के वाराणसी एवं गाजीपुर, यूपी के वाराणसी एवं गाजीपुर, और अंततः उत्तरी कर्नाटक का क्षेत्र। उत्तरी कर्नाटक में ये ध्यान रखिएगा आपके एग्जाम के लिए कि स्थायी बंदोबस्त कब लागू हुआ, 1793 में। किसने लागू किया, कॉर्नवालिस ने किया। इसकी आधारशिला कहाँ रखी गई थी, पिट्स इंडिया एक्ट में रखी गई थी। और ये कुल वसूली का 10/11 हिस्सा कंपनी को, 1/11 हिस्सा जमींदार को,
इसके बाद लागू कहाँ किया गया है? बंगाल, बिहार, उड़ीसा, वाराणसी एवं गाजीपुर यूपी के और उत्तरी कर्नाटक क्षेत्र में। देखिए, संपूर्ण ब्रिटिश भारत का मात्र 19% क्षेत्र पर, है ना, 19% क्षेत्र पर इसको लागू किया गया। ये आपका फैक्ट है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। इससे आगे आपका प्रश्न नहीं पूछेगा, औकात नहीं है इससे ज्यादा पूछने का, या यूं कहिए कि इससे ज्यादा इसमें कंटेंट ही नहीं है। कॉन्सेप्ट में आपको बता सकता है, मैंने पहले कहा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन वो बनाएगा, इसमें कोई शक नहीं है, इसलिए मैंने कॉन्सेप्ट को समझाया है। तो आपको याद रखना है, स्थायी बंदोबस्त 1793 10 साला पद्धति थी, यानी 10 साल पर इसका रिव्यू होता था। इसकी आधारशिला पिट्स इंडिया एक्ट में रखी गई थी। कॉर्नवालिस ने इसको पहली बार 86 में छोटे से क्षेत्र में लागू किया, बाकी जो है इस इलाके में पूर्णतः लागू किया 1793 में, है ना। इसमें जमींदारों को भूमि का स्वामी माना गया, जमीन का मालिकाना हक जमींदारों को दिया गया। कुल वसूली का 10/11 हिस्सा कंपनी को और 1/11 हिस्सा जमींदार को दिया जाना था। लागू किया गया बंगाल, बिहार, उड़ीसा, वाराणसी, गाजीपुर और उत्तरी कर्नाटक। कुल ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र का 19% क्षेत्र में ये स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था लागू की गई। अब हम चलते हैं आगे। देखिए, अभी हम समझा दिए आपको वहीं पे कृषि भूमि में स्थायी बंदोबस्त, जिसको इस्तेमरारी बंदोबस्त कहा जाता है ना। 1793 कॉर्नवालिस, सबके सामने में हम लिख देते हैं फैक्ट, ठीक। इसके बाद जमींदार भूस्वामी है, यानी जमींदार को भूमि का मालिक माना गया। इसके बाद 10/11 हिस्सा कंपनी को और 1/11 जमींदार को। फिर वसूली का, इसके बाद इसको कहां कहां क्षेत्र में? कुल ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र का 19% मात्र। इसके अलावा जैसा कि मैंने बताया कि बिहार, बंगाल, उड़ीसा, गाजीपुर, वाराणसी और इसके साथ उत्तरी कर्नाटक, ये क्षेत्र में इसको लागू किया गया था। ये हो गया स्थायी बंदोबस्त। अब रैयतवाड़ी की बात चलते हैं। रैयतवाड़ी व्यवस्था भी जो आपका है वो थॉमस मुनरो, कैप्टन रीड के कॉन्सेप्ट से आया है। ये क्या है? थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड, ये दोनों मिलके इस चीज को, इसकी जो यूं कहे कि जन्मदाता है ना। याद रखिएगा, कैप्टन रीड के प्रयास से तमिलनाडु के बारामहल क्षेत्र में, है ना, कैप्टन रीड के प्रयास से तमिलनाडु के बारामहल कई बार क्वेश्चन पूछे हुआ है। बारामहल क्षेत्र कहाँ है? तमिलनाडु के बारामहल क्षेत्र में इसको पहली बार इंफोर्स किया गया, है ना। इसके बाद, और ये लागू कब किया गया था? यहाँ पे 1792 में। कभी कभी क्रोनोलॉजी पूछ लेता है कि कौन पहले आया, इसके बाद कौन आया, तो ये भी ध्यान रखिएगा आप, ईयर से आपके पास समझ में आ जाएगा चीजें। कुल ब्रिटिश भारत का 51%, कुल ब्रिटिश भारत का 51% क्षेत्र में, 51% क्षेत्र में। ये याद रखिएगा आप लोग, ये सब चीजें, कहावत जानते हैं ना, भूखे भजन न हुई गोपाला, ले ला अपनी कंठी माला। बिना पढ़ले कुछ होगा?
उच्च न्यायालय दरोगा का एग्जाम था, जितना क्वेश्चन हम हिस्ट्री का लिखवाए हुए हैं सारा टकराया हुआ है क्वेश्चन। अब मैंने कहा ना कि आप एक किताब पढ़िएगा, मैं यहाँ पर 5 गो किताब का मिश्रण हम आपके सामने में पेश कर रहे हैं, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, लेकिन मेहनत तुम्हें करना पड़ेगा। हम खा लेंगे तुम्हारा पेट थोड़ी भर जाएगा भाई, खाना तो खुद ही पड़ेगा ना। तो वही चीज है। इसके बाद लागू कहाँ किया गया है ये देखिएगा, लागू कहाँ किया गया है उसको देखिए। मद्रास, मुंबई, उस समय बंबई हुआ करता था, अभी मुंबई। मुंबई इसलिए नाम है क्योंकि वहां पर मुंबा देवी वहां की प्रसिद्ध माता है, काफी फेमस है और लोगों का आस्था है। अभी भी जाइएगा मुंबई में अगर, तो वहां पर मुंबा देवी का मंदिर है और बहुत फेमस मंदिर। मैं गया था तो वहाँ गया था दर्शन को। दो ही चीज है जो ज्यादा वहां पे रिलीजन सेक्टर में अट्रैक्ट करता है, एक मुंबा देवी का मंदिर है और एक गणपति बप्पा। तो ये दो चीजें थी। तो मुंबई, इसके बाद पूर्वी बंगाल, सिलहट या सिलचर का जो इलाका है जो वर्तमान में असम में है, उस समय की बात, पूर्वी बंगाल। इसके बाद असम और कुर्ग के कुछ हिस्से, असम और कुर्ग के कुछ हिस्से। कुर्ग कर्नाटक में पड़ता है, कुर्ग जिला है ना। तो यहाँ का असम में ये इलाका है जहां पर रैयतवाड़ी व्यवस्था। देखिए रैयतवाड़ी विशेषता ये थी, इसमें बिचौलियों को समाप्त कर दिया गया और जमीन का मालिकाना हक किसानों को दिया गया। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, भूस्वामी रैयत को माना गया। रैयत मतलब किसान होता है जो एग्रीकल्चर करता है ना। इसमें उपज का टैक्स था, उपज का 55 से 33%, उपज का 55 से 33% टैक्स निर्धारित किया गया। इसकी विशेषता यह थी कि सरकार ने किसानों के बीच में जो बिचौलिया थी उसको समाप्त किया, किसानों को डायरेक्ट मालिकाना हक दिया। इसके बाद इसमें प्रत्येक 30 वर्ष पर, है ना, प्रत्येक 30 वर्ष पर भूमि का पुनर्परीक्षण किया जाता है, यानी रेवेन्यू का नए सिरे से उसका मूल्यांकन किया जाता और कितना परसेंट बढ़ाना है घटाना है ये तय होता। इसके साथ साथ ये भी किया गया, लगान की अदायगी न होने पर, लगान की अदायगी न होने पर भूमि को जब्त कर लिया जाएगा, ये भी प्रावधान किया गया इसमें रैयतवाड़ी व्यवस्था में भूमि जब्ती का प्रावधान किया गया, लगान की अदायगी अगर आप नहीं करते हैं। ये सारी व्यवस्था देखिए, इसका 2 उद्देश्य था। उद्देश्य था भूमि की राजस्व की नियमित प्राप्ति और दूसरा कि रैयतों की स्थिति में सुधार करना। इसके उद्देश्य जो थे बेसिकली 2 थे। एक थे स्थायी राजस्व और दूसरा रैयतों की स्थिति में सुधार। देखो मैं साफ साफ कह चुका हूं पहले भी कि ब्रिटिश शासन में अंग्रेजों का मूल उद्देश्य किसी भी कानून का अंग्रेजी हित से परिचालित था। आम जनता का हित हो ये उसको सोचना ही नहीं है। क्योंकि मैंने पहले बताया है कि पूर्व के भारत में शासन जो किए हैं और अंग्रेजों में अंतर क्या है, मैंने बहुत क्लियर बता दिया। इसीलिए बताइए, स्थायी राजस्व प्राप्त हो अंग्रेजों को, इसमें कोई शक नहीं है और इसी का आधार था। ये बात तो ठीक है, ये उसको सफलता मिली, लेकिन क्या रैयतों की स्थिति में सुधार होगी? अब मान के चलिए बाढ़ सुखाड़ का इलाका है और ये इलाका ऐसा है जो आप देखिएगा तो ये दक्कन का इलाका है ज्यादातर इसमें शामिल। ऐसे इलाका है या तो बाढ़ है या नहीं तो पूरी तरह से पथरीले इलाके हैं।
जो भारत की जो जलवायु है, जो कृषि जलवायु है, पूर्णतः मानसून पर आधारित है। अगर मानसून पर आधारित बरसात भयंकर आ गई तो बाढ़ उसको सबको लेके डूब मरेगा। अगर बरसात नहीं हुई तो सुखाड़ पड़ गई, उपज नहीं होगी। अब उसमें एक कंडीशन बनाया गया कि अगर रेवेन्यू नहीं देते हैं तो आपकी जमीन जब्त कर ली जाएगी, यानी छीन ली जाएगी। बताइए किसानों की स्थिति सुधरेगा कैसे? सवाल ही नहीं पैदा होता है। अंग्रेज का हर एक नीति वो अपने हित से परिचालित है, भारतीय हित से उसको कोई मतलब नहीं है। आप इस बात को भली भांति समझ लीजिए, ठीक है। इसके बाद चलते हैं हम आगे। तो मैंने क्या कहा, इसका उद्देश्य दो था। एक स्थायी राजस्व जो कि कंपनी को मिला, इसमें कोई शक नहीं है। रैयतों की स्थिति सुधार करना, क्यों करेगा सुधार? उसको क्या पड़ी है, क्यों आफत पड़े लेगा वो गले में? रैयतों की स्थिति सुधरेगा तो अंग्रेज के खिलाफ नहीं हो जाएगा? आपको लगता है भारत में एजुकेशन का, बिहार विशेषकर बिहार यूपी में एजुकेशन सिस्टम को जानबूझ के दबा के रखा गया ना? इसलिए क्योंकि भारत की राजनीति के केंद्र बिंदु बिहार यूपी है, झारखंड इत्यादि है, जो लगभग 150 से ऊपर लोकसभा क्षेत्र के सीटों का आधार रखता है। 15 या 45, लगभग 1/3 क्षेत्र का 1/3 सीट जो है लोकसभा का, ये 3 राज्य मात्र रखते हैं, बिहार, यूपी और झारखंड, बंगाल इत्यादि। 200 सीट आसपास में रखते हैं, जो 1/3 से ज्यादा है। आप हमको बताइए क्यों चाहेगा एक सरकार जो लोगों को मूर्ख बना के शासन कर रही है, और वो क्यों चाहेगा कि भारत में, बिहार में लोग लिटरेट हो, समझदार हो, जहां से राजनीति की इकाई शुरुआत होती है। चाणक्य इस धरती के पैदा हुए और चाणक्य की नीति ने देश को एक नया दिशा निर्देश दिया हुआ है प्राचीन काल से, और वर्तमान शासन व्यवस्था में अंग्रेजों ने भी वही किया, और उसी अंग्रेजी व्यवस्था के पद चिन्ह पर वर्तमान तक हमारी सरकार चलती रही है। तो सोशल मीडिया का कॉन्सेप्ट समझिए कि कम से कम लोग लिटरेसी को अच्छे तरह से समझने लगा है। खैर एनीवे, हम लोग अब चलते हैं महालवारी व्यवस्था में। महालवारी व्यवस्था मार्टिन बर्ड के निर्देश में तैयार किया गया था। कौन था? मार्टिन बर्ड। याद रखिएगा क्वेश्चन, मार्टिन बर्ड के निर्देश में तैयार किया गया था, है ना। देखिए, महाल का मतलब होता है गांव अथवा जागीर, गांव या जागीर, या इसको अपने यहां मौजे भी कहते हैं। अभी भी अमीनों की पढ़ाई में जाइएगा तो रकबा जो देखते हैं जमीन का खाता खेजरा, वो मौजे उस पर लिखा। अभी भी आपका जमीन में जो क्या बोलते, केवाला जो होता है, उसको अगर देखिएगा ना तो मौजे लिखा होगा, किस मौजे में कितनी जमीन है ना। तो वो चीजें हैं। खैर, इसके निर्देशन में तैयार किया गया मार्टिन बर्ड के निर्देशन में, लेकिन इसका जन्मदाता हॉल्ट मैकेंजी है। जन्मदाता कौन है? हॉल्ट मैकेंजी। हॉल्ट मैकेंजी, हॉल्ट मैकेंजी है, ये ध्यान रखेंगे। इसके बाद ये कुल ब्रिटिश क्षेत्र का, है ना, कुल ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र का 30% क्षेत्र में था। कितना था? 30%। आप जोड़ लीजिए, 51, 30 और यहाँ कितना है? 19, हो गया 100%। यही ध्यान रखिएगा। ये पूरे भारत की बात मैं नहीं कर रहा हूं। भारत में जो ब्रिटिश शासन था, डायरेक्ट ब्रिटिश शासन था, उस शासन के अधीन क्षेत्र में, है ना, 30% क्षेत्र में महालवारी व्यवस्था स्थापित की गई थी। इसके बाद लागू कहां था, ये देखिए, लागू किस क्षेत्र में था, इसको भी आप गौर से देखिएगा। कहां कहां था भाई? सबसे पहले तो यूपी के संयुक्त प्रांत, संयुक्त प्रांत यूपी, ठीक है। इसके बाद मध्य प्रांत,
मध्य प्रांत को एमपी कहा जाएगा, मध्य प्रदेश इसलिए मध्य प्रदेश नाम पड़ा है। इसके बाद दक्कन के कुछ जिले, पंजाब, हरियाणा, ईटीसी। ये जो इलाका है यूपी के संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत यानी मध्य प्रदेश वर्तमान का, दक्कन के कुछ जिला, इसके बाद जो है पंजाब और हरियाणा इत्यादि का इलाका में ये लागू किया गया था। देखिए, कृषकों को भूमि बेचने या उसकी जमानत पर ऋण लेने की अनुमति क्या की थी, दी गई थी। अब बताइए कि जो किसान अगर सुखाड़ के कारण या बाढ़ के कारण उपज नहीं हुआ तो क्या होगा, ऋण ले सकता है, किसका, जमीन गिरवी रख के। हमको बताइए, ऋण जाल में फंसा रहा है कि नहीं फंसा रहा है, डेब्ट ट्रैप बोलते हैं इसको। यहां भी कंडीशन वही है, यहां भी कंडीशन यही है। यहाँ पे कमाल का दिमाग है, देखिए बिहार यूपी वाले सोचो इस चीज को। यहाँ पे अंग्रेजों ने बड़े कायदे से जमींदारों से ही किसानों का शोषण करवाया। जमींदार को लगा कि वो किसान को, अंग्रेज को लगा कि शासन तो वहां पर इनडायरेक्टली, मेरा डायरेक्ट तो हो ही रहा है, लेकिन जो फ्रंट पे हमारा फ्रंटियर खड़ा है वो जमींदार है। शोषण तो वो कर रहा है, मेरे खिलाफ थोड़ी ना हो रहा है, जमींदार के खिलाफ हो रहा है। और देखिएगा नेशनल मूवमेंट में इस इलाके में ज्यादातर जो क्षेत्र है आप देखिएगा, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, उत्तरी कर्नाटक या गाजीपुर, वाराणसी का इलाका, ये सारे इलाकों में जो विद्रोही लोग हैं, यानी कि जो 1857 के जो क्रांति है उसमें जमींदारों के खिलाफ आवाज उठेगा। अब ये मत कहिएगा कि कुंवर सिंह भी जमींदार थे, तो एक्सेप्शन थे कुंवर सिंह, जो किसानों के लिए, भारत के लिए लड़ा है ना। लेकिन ज्यादातर जमींदारों की स्थिति यही थी कि वो किसानों का शोषण भरपूर किया है, और किसानों के शोषण करके उसने एक नया कॉन्सेप्ट डेवलप किया है और अंग्रेजों का भरण पोषण किया है। ठीक है दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, लघु कुटीर उद्योग, भारत में लघु कुटीर उद्योग की स्थिति क्या है। देखिए, 1793 में रेगुलेटिंग एक्ट और 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट और एडम स्मिथ की पुस्तक है, पुस्तक का नाम है वेल्थ ऑफ नेशन। वेल्थ ऑफ नेशन में व्यक्त विचारों के आधार पर ब्रिटेन के उभरते नए औद्योगिक वर्ग ने, है ना, 1813 में कंपनी के एकाधिकार को क्या किया, समाप्त करके मुक्त व्यापार के द्वार खोल दिए गए। परिणाम क्या हुआ कि भारत में उपनिवेशवाद का दूसरा चरण स्टार्ट होता है ना, और इसने भारत को ब्रिटिश माल के आयातक और मुक्त बाजार बना दिया। 33 के बाद भारत के सभी शहर, कस्बे, गांव, जंगल, कृषि, उद्योग तथा जनसंख्या का विशाल मानव समुदाय जो है ब्रिटिश संसद द्वारा ब्रिटिश पूंजीपतियों के मुक्त प्रयोग के लिए खुला छोड़ दिया गया, है ना। लघु कुटीर उद्योग में ब्रिटिश काल में दस्तकारी उद्योग का बहुत बड़ा योगदान था, और इसमें एक शहरी था और एक ग्रामीण था। देखिए, शहरी का विनाश हुआ, शहरी में इन्होंने देसी रजवाड़े जो समाप्त हुए, देसी रजवाड़े, देखिए शहरी हस्तशिल्प किस पर डिपेंड था, देसी रजवाड़े, कारण हम लिखवा रहे हैं आपको, कारण देसी रजवाड़े का समाप्त। देखो, जो रजवाड़े हुआ करते थे प्रिंसली स्टेट, वो क्या है ना, वो अपने चमक धमक में जीवन जीते थे। तो चमक धमक के, जिसे मान के चलो मार्बल है, टाइल्स है ना, या फिर तरह तरह के नक्काशी घर में किया जाता था। कौन करता है, कौन करता है, ये करेगा ना हस्तशिल्प वाले, जिसको कला है वही ना करेगा। अब रजवाड़े समाप्त हो गए
जमींदार समाप्त हो गए पुराने, है ना, जिनके ऊपर शहर के जो हस्तशिल्प कारीगर थे उनकी जीवन टिकी हुई थी। अब बताइए वो लोग क्या करेंगे, उनकी 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 डिमांड ही नहीं रहेगी, उनको कोई पूछने वाला नहीं है, तो बेचारे उनकी उनकी कला का क्या कदर है, क्या वैल्यू है। तो इस प्रकार से शहरी हस्तशिल्प शिल्प कला जो है वो बर्बाद हो गई। इसके बाद भारतीय जो हस्तशिल्प कला है, भारतीय जो कला है उस पर, भारतीय माल पर ब्रिटेन में कर यानी कि टैक्स बढ़ा दिया गया। अब बताइए, मैंने अभी पहले बताया 15% टैक्स बढ़ाया, भारतीय सामान जो विदेश में जा रहा है उसको बैन कर दिया, रोक दिया। परिणाम क्या हुआ कि भारत के जो हस्तशिल्प कला के लोग हैं, जो भारत से हैंडमेड क्राफ्ट बना रहे हैं, उनकी स्थिति खराब होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। इसके बाद इसने एक और काम किया था दोस्तों, जो आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न में पूछता है, और ये है ददनी प्रथा। ददनी प्रथा, ध्यान देना, ये ददनी प्रथा का जो कॉन्सेप्ट है ना, बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। और इसके माध्यम से क्या है, ददनी प्रथा का मतलब है अग्रिम भुगतान कर देना। मतलब अगर कोई किसान, जैसे मान के चलो कि फसल खेत में लगी हुई है ना, और हमने तय कर लिया कि चलो हम आपको 500 रुपये कुंटल चीजें खरीद लिए, हालांकि 500 नहीं है, बट मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे अभी धान का समय है, तो अभी ये तय हो गया कि क्या गेहूं का समय है, तो ठीक है, अगर मार्केट में 2000 रुपया है कुंटल, तो हमने कहा कि चलो हम 1500 रुपये कुंटल देते हैं, अभी खेत में ही फसल है ना, कि पैसा ले लो। अब किसान को क्या है ना, किसान की स्थिति तो हमेशा खराब थी और आज भी है, तो पैसे की कमी के कारण एडवांस में पैसा ले लिया। अब बाजार में तब 2200 रुपये कुंटल बिक रहा है, 700 रुपये कुंटल उसको नुकसान हो गया, है ना। इस प्रकार से शहरी अर्थव्यवस्था में भी हस्तशिल्प थे, उनको काम मिल नहीं रहे थे। राजवाड़े की समाप्ति, राजवाड़ों को तो तोड़ दिया था अंग्रेजों ने, बेचारा उनका डिमांड, पैसे नहीं थे, डिमांड कहाँ से करेगा, डिमांड नहीं करेगा तो शहर के हस्तशिल्प जो हैंड से बनाने वाले लोग हैं, कारीगर हैं, उनका डिमांड था ही नहीं, वो लोग खाली बैठे हुए थे। तब उन्होंने क्या, एडवांस में पैसा देके उनसे सस्ते कीमत पर काम करवा के मजदूरी करवाया गया, यानी कि उनका शोषण किया गया। शोषण करते करते का ऐसा समय आया कि उनकी स्थिति दयनीय हो गई, है ना। और 1813 के चार्टर के द्वारा फिर इसमें एक और भूमिका निभाई है, 1813 का चार्टर। 1813 के चार्टर के द्वारा कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा अन्य कंपनियों को जो भारत में भी व्यापार करने की अनुमति दी गई। एक तरह से इसने भारत में औपनिवेशिक माल का एक बाजार के रूप में क्रिएट किया। सस्ती माल जब ठेल दिया भारत में, तो भारत के हैंडमेड जो प्रोडक्ट था वो महंगा पड़ता था थोड़ा सा, और इसके कारण वो सर्वाइव नहीं कर पाया और शहरी हस्तशिल्प का विनाश देखने को मिला। देखिए, ब्रिटेन ने केवल ब्रिटेन में बना कागज खरीदने का फैसला भी लिया। क्या लिया? ब्रिटेन में बना कागज खरीदने का फैसला। अब देखिए, अंग्रेज ने कहा कि भाई अंग्रेजी कागजी में का मतलब ऑफिस में जितने काम होंगे, सारे जो कागज लिए जाएंगे वो ब्रिटेन में बने हुए, ब्रिटेन मेड यानी ब्रिटेन के प्रोडक्ट ही होंगे, भारतीय प्रोडक्ट नहीं होंगे। बताइए दोस्तों कि जो हस्तशिल्प शहरी जीवन जीने वाले लोग थे, इनकी स्थिति अच्छी होगी या खराब होगी? आपको मालूम है कि कच्छ, सिंध, पंजाब हथियारों पर खूबसूरती नक्काशी के लिए जाना जाता था। देखिएगा क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा, कच्छ, 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 सिंध, पंजाब हथियारों पर नक्काशी के लिए
फेमस थे, नक्काशी के लिए फेमस थे। नक्काशी कौन करेगा? शिल्पकार करेगा ही, जो हाथ से नक्काशी करता है। अब बताइए कि उसकी स्थिति क्या होगी? अंग्रेजी शासन ने हथियारों को खरीदने पर पाबंदी लगा दिया, है ना। तो हथियार को खरीदने पर जब पाबंदी लगाई, परिणाम क्या होगा दोस्तों? परिणाम क्या होगा? हथियार खरीदने पर पाबंदी लगाएगी तो कच्छ, कच्छ मतलब गुजरात का, सिंध, सिंध भी जो वर्तमान में पाकिस्तान में है, और पंजाब जो भारत में भी है, पाकिस्तान में भी है, उस इलाके के जो कारीगर हैं वो कारीगर बेचारे कहाँ जाएंगे? बेरोजगार हो जाएंगे। इस प्रकार से शहरी हस्तशिल्प का विनाश हो गया। जंगलों में सरकारी हस्तक्षेप ने लकड़ी के कोयले की कीमत बढ़ा दी और इससे परंपरागत लौह उद्योग नुकसान हुए। लौह उद्योग का नुकसान हुआ, लौह उद्योग का नुकसान हुआ। लौह उद्योग का विनाश। लौह उद्योग कौन बनाएगा? कारीगर बनाएगा। जब विनाश हो जाएगा, क्योंकि जंगल में सरकारी इंटरफेयर हो गया, लकड़ी के कोयले की कीमत बढ़ गई, परंपरागत लौह उद्योग सरवाइव नहीं कर पाया, फैक्ट्री से सामान आ रहा है, परिस्थिति क्या होगी? स्थिति इन लोगों की खराब हो जाएगी। ग्रामीण शिल्प में देखिए आप, सस्ती ब्रिटिश वस्तुओं का आगमन। देखिए, ग्रामीण शिल्प जो था वो बर्बाद होने के पीछे रीजन है कि जो सस्ती सामान है, ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति के द्वारा, मैंने बताया कि उद्योग, जो भारत औद्योगिक माल की प्रोडक्शन में 17वीं शताब्दी में सबसे नंबर 1 पे था, आज क्या है? औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था बन गया, यानी गुलामी की अर्थव्यवस्था बन गया है। और भारत के जितने भी इकोनॉमिक स्थिति थी, जो किसान और मजदूर लोग ग्रामीण स्तर पर बनाते थे, वो सारे के सारे सस्ती वस्तु ब्रिटेन की बाजार में आने लगी, लोग सस्ती वस्तु की तरफ जाने लगे और अपना देश की जो शिल्प उद्योग है वो बर्बाद हो गया, है ना। और बाजार में मशीनों का उपयोग बढ़ा, है ना, मशीनीकरण, मशीनों का उपयोग बढ़ा, सस्ती वस्तु आने लगी। मैंने कहा कि मशीन मशीन से जब सामान बनने लगा तो हाथ से बनाने वालों की क्या हैसियत है कि सस्ता सामान बाजार में बेच सके। इस प्रकार से डिमांड घटा और उसमें स्थिति खराब हुई, है ना। और गांव के आर्थिक रूपांतरण, है ना, गांव में आर्थिक रूपांतरण, गांव में आर्थिक रूपांतरण क्या हुआ दोस्तों? कि ग्रामीण चर्मकारों की स्थिति सबसे ज्यादा खराब हुई। चर्मकारों के कारखाने में विकास के कारखानों के विकास ने गांव के मृत पशुओं के मालिकों को फायदा हुआ, है ना। जैसे चमड़ा कारखाना जो स्थापित हुई, तो पहले क्या था कि कोई पशु मर गया किसी का, चलो ये काम करने वाले जो समाज के लोग हैं उनको बुलाइए, वो उनको बुलाया जाएगा, वो आएंगे, उस पशु को, उसका चमड़ा खाल निकालेंगे, उसके बाद वो अपना व्यापार करते हैं, तबला उबला बनाना या ये सब चीजें करना। अब क्या हुआ कि चमड़ा उद्योग, उसके बाद उसको तबला बनाने के लिए उसको बहुत सारा प्रोसेसिंग करनी पड़ती है। अब कंडीशन ये हुआ कि चमड़ा कारखाना जो खुल गया उद्योग, उसका परिणाम क्या हुआ? उसके काम में लगे हुए जो लोग थे वो तो बेरोजगार हो गए, स्थिति खराब हो जाएगी इकोनॉमी की। सस्ते सिंथेटिक रंग, अब अभी तक रंग को बनाने के लिए, कलर को बनाने के लिए विभिन्न आधुनिक तरीका, ये प्राचीन तरीका अपनाया जाता था शिल्प कला के द्वारा, शिल्पों के द्वारा। लेकिन औद्योगिक क्रांति के विकास ने सिंथेटिक रंगों को बाजार में उतार दिया। अब सिंथेटिक रंग चटकदार हुआ करते थे, उनकी तो स्थिति खराब हो गई, सस्ती भी थी, परिस्थिति
बिगड़ गई और वो लोग बेरोजगार हो गए, बर्बादी के मुकाम पर चले आए। केरोसिन तेल एवं क्रेसिंग मशीन आ गई गांव में, तेली क्रेसिंग मशीन। क्रेसिंग मशीन का आगमन कैसे? देखिए, भारत में जो गांव में तेल जो होता है ना, तेल गरीब से अमीर सब खाता है खाना, मसाला गरीब से अमीर सब खाता है ना। तो क्या हुआ, क्रेसिंग मशीन जिसको आप अभी क्या बोलते हैं, कोल्हू बोलते हैं, वो क्या है, वो मशीन आ गया। पहले कोल्हू पेरा जाता था किससे, बैल से, चारों बगल से चलाया जाता था उसको, है ना, हाथ से लकड़ी के बीच में वो करके बनाया जाता था, वो तेल हुआ करता था। अब क्या है, मशीन आ गया, उसका स्थान मशीन ले लिया। जो तेली समाज, कहने का मतलब तेल बना के जो बेचने वाले समाज थे, वो बेरोजगार हो गए। देखो, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बड़ी माइन्यूटली स्टडी करना पड़ेगा, ऐसे हवा में बात करने से नहीं होता है। चीजों को बहुत बेहतरीन तरीके से समझा जाता है, तब आप किसी चीज का मूल्यांकन कर पाएंगे। वो बेरोजगार हो गए। धातु के बर्तन ने कुम्हारों की परंपरागत स्थिति खराब कर दी। धातु के बर्तन, देखिए, धातु के बर्तन जो आने लगे फैक्ट्रियों से बन के, तो जो कुम्हार थे, जो मिट्टी के बर्तन बना के अपना जीवन को, ग्रामीण जीवन को अपना सुदृढ़ करते थे, क्या हो गया उनकी स्थिति। दोस्तों, आज भी देखोगे तो भारत सरकार, हमारे प्रधानमंत्री महोदय कहते हैं कि कुम्हारों के बने हुए जो दिए हैं, उस दियों का इस्तेमाल आप कीजिए। भारत में संस्कृति के रूप में अगर देखिएगा तो जितने भी फेस्टिवल हैं, पर्व हैं, सभी पर्वों में सभी पर्व में अगर आप गौर से देखिएगा तो कहीं न कहीं ग्रामीण शिल्प उद्योग का असर दिखता है। आजकल क्या हो गया है, जैसे अभी छठ हुआ है, छठ गुजरा है, छठ में क्या है, जो मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के सब कुछ, उसमें कहाँ कहाँ आपको मॉल में या बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में बनने वाली चीजें हैं, बता दीजिए हमको। आटा चक्की गांव में, तेल ग्रामीण अर्थव्यवस्था में, मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल है उसमें। अब क्या है कि वो पीतल के बर्तन या धातु के बर्तन लाने लगे हैं, वो जो खुरबार जिसको कहते हैं, है ना, घड़ा, वो क्या होगा इससे, बताइए, कुम्हारों की स्थिति खराब होगी कि नहीं। आप अपने जो काम अंग्रेजों ने किया, वही काम तो आप भी कर रहे हैं, तो अंग्रेज में और आप में अंतर क्या है। इसीलिए तो कहा गया लोकल फॉर वोकल, है ना, और उसको ग्लोबल आप हम बनाएंगे ना। अंग्रेजों ने अपने प्रोडक्ट को ग्लोबल बनाया और हम ग्लोबल प्रोडक्ट को अपना रहे हैं, अपना प्रोडक्ट को खत्म कर रहे हैं। ये स्थिति कैसे बदलेगी। अब देखिए, कुम्हारों की जो सामान था, कुम्हार के द्वारा बनाया गया जो सामान था, हमारी संस्कृति का आगमन था, सांस्कृतिक आवश्यकता थी। लोगों के पास क्रय शक्ति का कम हो गया, इससे क्रय शक्ति जब कम होगा तो क्या होगा स्थिति। कुम्हार लोग जो इस पर डिपेंड थे, उनका बाजार में धातु के बर्तन आने से इनकी डिमांड कम गई, डिमांड कमी गई तो इनकी क्रय शक्ति कम गई ना, पैसा ही नहीं रहेगा तो खरीदेंगे क्या। तो परिणाम क्या होगा, इनकी स्थिति खराब हो जाएगी। दोस्तों, ये रीजन था भारत में औपनिवेशिक आगमन का, है ना, और औपनिवेशिक आगमन का आर्थिक प्रभाव है भारत में, वो मैंने आर्थिक प्रभाव पे चर्चा किया है। और मैं समझता हूँ कि काफी बेहतरीन तरीके से ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था प्रभाव को मैंने आपके समक्ष रखा है। पीटी और मेंस दोनों के पर्सपेक्टिव से काफी बेहतरीन माना जाता है इस चीजों को। मैं अगला जो सेगमेंट आपके साथ लेके आऊंगा दोस्तों, वो हमारा होगा आपका धन का बहिर्गमन। क्या होगा, धन का बहिर्गमन, ड्रेन ऑफ वेल्थ। भारत से धन का जो बहिर्गमन हुआ है विदेश में, उन चीजों को हम देखेंगे कैसे अंग्रेजों ने कलाकारी से
भारत से धन बाहर ले गया है, अपने देश में ले गया है। और मैं ये इसलिए दिया हूँ क्योंकि जब तक आर्थिक शोषण आपके पास समझ में नहीं आएगा तब तक धन बहिर्गमन को आप नहीं समझ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं आशा करता हूँ कि आप सबको मेरा ये जो कंटेंट है, इंफॉर्मेशन है, आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से काफ़ी बेहतरीन है, न केवल पीटी बल्कि मेंस के पर्सपेक्टिव से। ऐसे ही वीडियो हम आपके समक्ष प्रस्तुत करते रहेंगे और मैं ये भी उम्मीद करके चलता हूँ कि आप लोग हमारे इस चैनल को अधिक से अधिक प्यार देने का प्रयास करेंगे। जितने भी लोग हैं सबके समक्ष इसको एक्सपेंड कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए और थोड़ा सा सुझाव भी आपका मुझे चाहिए। क्या दिक्कत है? हमेशा इंसान अपने अंदर सुधारने का प्रयास करता है और सुधारना नहीं अगर कोई चाहता है तो वो उसकी अपनी स्वतंत्रता है। मैं मानता हूं अगर मुझसे कहीं भी कहीं कोई फॉल्ट हो तुरंत कमेंट कीजिए, आप अपना सुझाव दीजिए। आपका सुझाव सर आंखों पर, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि जीवन में हमेशा कोई परफेक्ट नहीं होता है। खैर, तो मैं फिर अगले वीडियो में मिलूंगा धन के बहिर्गमन के साथ। और मॉडर्न हिस्ट्री का मेरा सीरीज है, अधिक से अधिक लोगों तक इसको शेयर कीजिए दोस्तों। ठीक है, थैंक यू, नमस्कार।